कोर्ट में हम लोगों ने सारे साक्ष्यों पर बहस की और न्यायालय को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे ही निर्भय होना था और निर्भर रहना था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारा विषय नहीं था और हम लोगों ने जो प्रारंभिक साक्ष्य थे उसी आधार पे न्यायालय को बताया था कि ये सारे साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। नेपाल छात्रों ने बताया था, नियामतपुर छात्रों ने बताया था, एग्जामिनेशन के पहले की लीक के संबंध में भी छात्रों ने ही बताया था। सो मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस दिए गए थे और उसके उपरांत न्यायालय को ही राज्य सरकार या जेएसएससी या सीआईडी का पक्ष लेना था। यदि मान लीजिए कि डायरी में सारे साक्ष्य उपलब्ध हों और डायरी को किनारे करके आप एफिडेविट के जरिए न्यायालय को ये बताते चले जाएंगे कि अभी तक के अनुसंधान से जो 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, यदि आप न्यायालय को बताएंगे कि अभी तक के अनुसंधान से कुछ खास नहीं मिल पाया है व्यापक लीक का विषय, तो जाहिर है न्यायालय यही आदेश देती कि ठीक है आप जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए, जो कि न्यायालय ने कहा। नहीं सर, ये जो 135 सवाल में 120 मैच कर गया, ये बात कोर्ट में आप आई थी? ये डायरी ये तो देखिए, ये तो केस डायरी उनके पास थी। केस डायरी तो लेकर के छात्र आए नहीं थे और वो उस समय उपलब्ध भी नहीं था जब चार्जशीट हुई और बाद में कालांतर में छात्रों के हाथ में चार्जशीट मिली है तभी ये विषय आया है। मतलब ये नहीं आ पाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया। तो ये अनुसंधान का क्या कोई टाइमिंग होता है उसमें कि कितने महीने में करना है? देखिए देखिए मामले, किसी भी मामले में और ऐसे मामले में जहां साक्ष्य मिट सकते हैं, अनुसंधान त्वरित होनी चाहिए और इस मामले में नाहक अब तक विलंब हुआ है, 2 वर्ष से अधिक हो गया है, तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुआ है। तो आखिरकार न्यायालय जो है, जो डिपेंड करती है इनके इन्वेस्टिगेशन पे, वो मौका कोर्ट ने इन्हें दिया। नियुक्तियां जो है वो टेंटेटिव थी, प्रोविजनल थी, जो कि नियुक्ति पत्रों में लिखा गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की गई और यदि पूरी की गई है तो सारे बिंदुओं पे किस प्रकार से जांच हुई है ये देखा जाना चाहिए था। देखिए ये यहाँ मैं कहने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि सीआईडी कॉम्पिटेंट है कि नहीं कॉम्पिटेंट है ये तो छात्र सड़क पे बैठ के दिखाई रहे। यदि मान लीजिए कि कोई विषय गया है सीआईडी के पास तो उन्हें क्या करना है, दूध का दूध पानी का पानी करना है। यदि मान लीजिए दूध पानी जैसे कहते हैं आप छोड़ देंगे, दूध का दूध पानी होगा नहीं, तो आपने किया क्या? तो सिंपल सा विषय है कि इन्वेस्टिगेशन आपके पास है, यदि आपकी मंशा ही नहीं है स्पष्ट तौर पे इन्वेस्टिगेशन करने की और यदि आपके सवालों का वो जवाब दे देते हैं कि हर बिंदु पे जांच हुई है, हर वो इंटरनेट या व्हाट्सएप के माध्यम से जो विषय आए, जो साक्ष्य उनको मिले उस पर जांच हुई है, तो बिल्कुल मैं मान लूँगा ये बात। परंतु आप थोड़े मोड़े साक्ष्यों के आधार पर ये अगर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं और टेंटेटिव कंक्लूजन को ही मान लेते हैं फाइनल, जबकि इन्वेस्टिगेशन लंबित है। आपने चार्जशीट भी फाइल किया है, प्रारंभिक जो चार्जशीट दायर हुई उसमें सीआईडी ने कहा है कि पेपर लीक की धाराएं लगती हैं और कुछ एक अभियुक्त जो जेल में भी हैं, तो आधा आप जांच करेंगे और आधा जांच आप नहीं करेंगे। जितने बिंदु पे, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कि मैं गाड़ी से नगड़ी से रांची आ रहा हूँ और मैंने रास्ते में एक डेड बॉडी देखी है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कोई भी आदमी एफआईआर करता है, मैंने कहा कि देखिए रंगड़ी और रांची के बीच में एक डेड बॉडी है, खून बिखरा पड़ा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब यदि मान लीजिए पुलिस यहीं बैठे बैठे ये कंक्लूजन ड्रॉ करे कि अजीत कुमार चूंकि ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो लाश है वो नगड़ी से कितना किलोमीटर पहले है, कहाँ पे एग्जैक्टली है, किस पेड़ के नीचे है और रांची से कितना दूर है और किस माइलस्टोन के बगल में है, इसलिए कोई आदमी मरा नहीं है, ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है भाई? आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो छात्रों को चाहिए क्या कि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करो। तो आपके हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन है, आपको क्या लगता है कि सीबीआई के रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? देखिए ये मैं न तो छात्रों का माउथपीस हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई सलाह दे सकता हूँ। राज्य सरकार की मंशा यदि सही है
तो सीआईडी भी अपना काम पूरा कर सकती है। और यदि राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और जेएसएससी को प्रोटेक्ट करने की इनकी मंशा नहीं है, तो इनकी पुलिस, इनकी सीआईडी जो अभी जेपीएससी के मामले में जिस प्रकार से गहनता से जांच कर रही है, इसी तरह की जांच जो हो चुकी है उसमें क्यों चीज़ें डाइवर्ट हुई, ये भी विषय होगा जांच का। यदि मान लीजिए 6 माह में नहीं हुआ है जांच पूरा, कोर्ट का आदेश का समय पूरा हो चुका है, तो वो तो कायदे से कंटेम्प्ट में है। यही छात्रों की बात मैं मानता हूँ तो मैंने कंटेम्प्ट दायर कर दिया होता, मैंने नहीं किया है। मैंने छात्रों को कहा है कि देखो, राज्य सरकार आपके साथ है और राज्य सरकार आपकी मंशा सही मानती है, इसलिए आप वेट करो, आप पेशेंस रखो। बट इनका पेशेंस जवाब दे गया। मैं न्यायालय में हर विषय को लेकर के लड़ता रहता हूँ इनके लिए, हर विषय में केस में जीतता हूँ तो उसकी डिवीजन बेंच होती है, एलपीए दायर होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो छात्रों के व्यथा से व्यतीत हूँ मैं। तो सर आपकी व्याख्या से जैसे लगा कि जो मामला है वो कोर्ट के पास है, वो अपने विवेक से कोई इस पर फैसला लेगा कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करना है। देखिए, कोर्ट के सामने में ये मामला है ही नहीं। कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश है। कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में देखिए क्या कहा है। मैं आपको, ये ऑर्डर है कोर्ट का, ये मैं इसका जो रिलेटेड पोर्शन है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, ये जो आदेश है न्यायालय का, ये आदेश लास्ट में कहता है, देखिए, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशंस वी डीम appropriate to pass the following direction. The status quo granted by this court by order dated 17/12/2024 passed in WPPIL number 5717 of 24 is hereby vacated. The respondent JSSC is directed to publish the final result of the said examination, and the state government is further directed to appoint the successful candidates on the respective posts. Third, the SIT is directed to complete the investigation of the case within 6 months from the date of passing of the present judgment. Fourth, out of 28 candidates who were allegedly taken to Nepal for mugging up the question answers, 10 were called for document verification, and as such, the final result of the said candidates will be kept in abeyance till the investigation of SIT is completed, as well as their selection will be subject to final outcome of the investigation. If the investigation of SIT, if in the investigation of SIT some more successful candidates are found involved in malpractice, the state shall take appropriate action against the said candidates. Now I ask you, ये इन्वेस्टिगेशन उस स्तर तक का होना है कि जो कल्प्रिट्स है वो बाहर आए। यदि अभी तक सरकार ये सेग्रीगेट नहीं कर पा रही है कि कितने छात्र इसमें इन्वॉल्व थे और कितने छात्र इन्वॉल्व नहीं थे, और ये तथ्य यहाँ पे है जिसकी जांच नहीं हो पा रही है विलंब के कारण, तो राज्य सरकार बेहतर तरीके से कह सकती है कि सारा एग्जामिनेशन अपीयर्स टू बी टेंटेड बिकॉज देयर वाज ए पेपर लीक। सरकार के ऊपर न्यायालय ने भरोसा किया है, परंतु ये नहीं कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो हो गया है वो अंतिम है, और जो इन्वेस्टिगेशन में तब आया था उसे फाइनल माना जाना चाहिए। यदि इन्वेस्टिगेशन जारी है तो इन्वेस्टिगेशन की सही दिशा ही बताएगी कि आखिरकार कितने छात्रों को नियुक्ति जिन्हें दी गई है उन्हें हटाया जाएगा। कंटेम्प्ट वाला बन रहा है कि 6 मंथ का है। देखिए, कंटेम्प्ट की कार्रवाई छात्रों के ऊपर है, जो पिटिशनर्स थे उनके ऊपर है। अब तक राज्य सरकार ने जो है वो एक्सटेंशन के लिए कोई पिटिशन दायर नहीं की है, और जब एक्सटेंशन के लिए कोई पिटिशन दायर नहीं है तो मैं मानता हूं कि राज्य सरकार जो है वो इस बारे में कोई निर्णय ले रही होगी या लेगी। कंटेम्प्ट जरूर हुआ है, 6 माह में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, और विगत 6 माहों में जब माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत 6 माह बीत गए, जून में ये 6 माह पूरा हुआ था, जुलाई अगस्त 2 माह अब और आया है। तो यदि मान लिया जाए कि यदि छात्रों को इसी तरह की कठिनाई फेस करनी है और वो जो कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा
कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो, परंतु जेपीएससी के मामले में इतने गंभीर विषय उजागर हुए हैं और जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के संबंध में भी मैं अखबार पढ़ रहा था। मैं वास्तव में नहीं जानता हूँ एक स्पष्ट तौर पे कि वास्तव में ये न्यूज़ आइटम सही है नहीं, लेकिन जो न्यूज़ आइटम्स में विषय आया है उसके मुताबिक एक एक्यूज ने जो जेपीएससी से संबंधित है उसने सीजीएल में भी मैनेजमेंट और सेटिंग की बात की है। तो आप नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपकी दूसरी टीम दूसरे विषय में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान इन चीज़ों को पाती है कि वास्तव में सही है। आपके जो न्यूज़ मैंने पेपर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग की एजेंसी है या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, उन पे आपने अंधा भरोसा किया है। आपका एक्यूज दूसरे केस का कह रहा है कि मेरी उनसे मिली भगत थी, इतने छात्र जो है वो लाभान्वित हुए थे। तो वास्तव में है यही कि आप इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे हैं और ये इस्टेब्लिश्ड लॉ है कि यदि आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीना खोल करके न्यायालय के सामने जा सकते हैं। राज्य सरकार जा सकती है, राज्य सरकार अपना निर्णय ले सकती है कि भाई इसमें जो है वो लाभान्वित छात्रों की संख्या अभी इतनी दिखाई दे रही है, परंतु इन्वेस्टिगेशन जब फर्दर होगी तो ये संख्या और बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको 2000 तक ही जाना है, 2000 भी नहीं जाना, आपको 1000 तक ही पहुंचना है। आप काफ़ी नज़दीक चले गए थे, फिर आप वापस आ गए हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट इन्वेस्टिगेशन करिए और आपका तो न्यायालय का आदेश ही आपको सपोर्ट करता है। कौन बोलेंगे कि करें? स्टार्ट करें ना। नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस विषय पर है क्योंकि मुझे छात्रों की ओर से और अन्य सोर्सेज से भी ये पता चला कि राज्य सरकार वास्तव में छात्रों के बारे में एक निर्णय और एक ठोस निर्णय लेना चाहती है और शायद वो ऐसे लीगल एडवाइस की अपेक्षा कर रही है कि आखिरकार सीजीएल की परीक्षा के संबंध में वो कोई निर्णय ले तो कैसे ले। ये भी समझ में आया, सुनी सुनाई बातें हैं कि कोर्ट में चूँकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट से संबंधित है, इसलिए सीजीएल की परीक्षा को या नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जा सकता है और मामले में जो है वो उलझन है। मैं आपके माध्यम से एक सलाह देने के लिए राज्य सरकार को, यदि वो मानती है और ऐसी परिस्थिति में जब छात्रगण जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की काम पढ़ाई करना है, चरित्र बनाना है, वे समाज को चलाने के लिए युवा हैं, समाज को चलाएंगे, बच्चे हैं, वे हमारा भविष्य है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि ये उचित होगा कि मैं आपके माध्यम से सरकार को अपनी जो विचार है, अपने विचार हैं वो पहुंचाऊं। देखिए, सीजीएल की परीक्षा एक ऐसा विषय रहा जो मेरे एडवोकेट के करियर का एक इम्पोर्टेंट केस बना। इस मामले में जब सीजीएल की परीक्षा जिसके संबंध में अभी बात हो रही है उससे पहले भी वो 2023 में परीक्षा हुई थी और इसी तरह से उस परीक्षा में भी पेपर लीक की बातें प्रकाश में आई थी और चूँकि इंटरनेट इत्यादि जो है वो चल रहा था, सस्पेंडेड नहीं था, तो छात्रों ने जो है वो एग्ज़ामिनेशन शुरू होने के पहले ही जेएसएससी को सूचनाएं प्रेषित कर दी थी और वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो रद्द हो गया था। पुनः एक लंबे समय के बाद 2024 में ये परीक्षा दोबारा कराई गई। फिर इस बार जो 2024 में परीक्षा हुई उसमें एग्ज़ामिनेशन के 2 दिन पूर्व एक विचित्र प्रकार से
आंसर्स लीक थे। आंसर्स लीक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अलग सा डिवाइस अडॉप्ट किया गया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नहीं था और उसके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन भी नहीं थे, सिर्फ एक ऑप्शन वो दिया हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि सूरज पूरब में उगता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में हो तो सूरज डैश दिशा में उगता है, पूरब लिख दिया गया, पश्चिम उत्तर दक्षिण उड़ा दिया गया, क्वेश्चन भी गायब है, सिर्फ पूरब है। इसी तरह से कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो 3√2, अब 3√2 जो है वो कई सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है, परंतु 3√2 एक ऑप्शन लीक किया गया। यदि क्वेश्चन ही नहीं है और बाकी तीनों ऑप्शन नहीं है और सिर्फ 3√2 लीक्ड है, तो इससे ये समझा जाना चाहिए कि इसी तरह से 120 आंसर्स या डिफरेंट सोर्सेस में कुछ कम या अधिक संख्या में आंसर्स लीक थे। कोई छात्र यदि जाएगा परीक्षा में बैठेगा तो कहीं भी उसको 3√2 मिलेगा तो उसको टिक करेगा, कहीं भी पूरब मिलेगा तो टिक करेगा। इसी तरह से सारे आंसर्स थे, चाहे वो किसी भी विषय के हों। इस तरह से एग्जामिनेशन शुरू होने के 2 दिन पहले आंसर्स सर्कुलेट हो रहे थे, लीक थे, और नेपाल में इस तरह का एक कैंप चल रहा था जहां काफ़ी सारे संख्या में छात्रों को बुला करके और आंसर्स रटाए गए। जब न्यायालय की फटकार लगी तो FIR इंस्टीट्यूट हुआ। FIR इंस्टीट्यूट आदेश जब हुई कोर्ट की तब हुआ और उस विषय पे इन्वेस्टिगेशन आरंभ हुई। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रारंभ में इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही थी। काफ़ी सारे साक्ष्य जो है वो केस डायरी में उल्लेखित हैं। कई सारे एक्यूज जो थे उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स उपलब्ध हैं। ऐसे भी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स उपलब्ध हैं जब एक छात्र कन्फेस करके कह रहा है कि 120 क्वेश्चंस 120 आंसर्स मुझे रटाए गए थे और या 150 आंसर्स रटाए गए थे, उसमें 120 आंसर्स सटीक तौर पर एग्जामिनेशन में मिले। ये मैं बता रहा हूँ वैसे छात्रों की बात, वैसे एक्यूज की बात जो परीक्षा से सरोकार रखते थे और उनको पेपर लीक का या आंसर लीक का लाभ मिला था, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में आया है। नेपाल के अतिरिक्त नियामतपुर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी इसी तरह का कैंप चल रहा था और छात्रों के पास भी बहुत सारे साक्ष्य थे। प्रारंभ में इन्वेस्टिगेशन सही चल रही थी। पुलिस ने कोर्ट की फटकार के बाद या CID ने एक पब्लिक नोटिस जारी की। काफ़ी सारे छात्रों ने अपने अपनी ओर से साक्ष्य जो है वो CID को भेजे। उसमें काफ़ी सारे साक्ष्य ऐसे थे जिन पे विचार करना था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जानी थी। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इस तरह से लगभग 1.5 वर्ष बीत गए। इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट पर स्टे लगा रहा। न्यायालय ने बार बार आदेश पारित किए और बार बार JSSC जो है या राज्य सरकार स्टे वेकेशन की मांग करती रही। राज्य सरकार ने 1.5 साल के उपरांत कतिपय कारणों से, जो मैं यहाँ आपके सामने नहीं बताना चाहता हूँ, अपना या अपने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल ली और अब वो एफिडेविट के जरिए ये बताना शुरू कर दिए कि ये जो लीक है ना, ये व्यापक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड लीक नहीं है। तथ्य ये था कि डायरी में सारे साक्ष्य उपलब्ध थे, सारे एविडेंसेस उपलब्ध थे, परंतु कोर्ट के सामने जो एफिडेविट्स दायर की गई उसमें अपनी मैथमेटिक्स दिखाते हुए ये कहा गया राज्य सरकार और JSSC के द्वारा कि नहीं कोई आंसर या क्वेश्चन लीक नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट तौर पे न्यायालय में कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ एक तथ्य प्राप्त हुए हैं और ये वाइड स्प्रेड जो है वो लीक का मामला नहीं है। उन्होंने ये भी न्यायालय को बताने का प्रयास किया कि ये सब गेस क्वेश्चंस हैं, छात्रों ने गेस किया है। आप मुझे बताइए कि चाहे 5 वर्ष का हो या 25 वर्ष का गेस हो, गेस कोई व्यक्ति क्वेश्चन की कर सकता है। यदि क्वेश्चन गायब है, 4 में से 3 ऑप्शंस भी गायब हैं, तो आप बताइए एक आम आदमी, एक बेवकूफ़ किस्म का आदमी भी ये समझ पाएगा कि किस प्रकार से, किस तरह से गेस एक आंसर का ही किया जाएगा। आखिरकार उस आंसर को रट के फ़ायदा क्या है जब आप क्वेश्चन नहीं जानते। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यदि 3√2 या 99 या 79 आंसर शेयर हो रहा है छात्रों के बीच में, तो 79 तो काफ़ी सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। तो आखिर वो 79 कोई छात्र जो है वो आपस में शेयर क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, चूँकि घटनाक्रम एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले का था, राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों को जांच गंभीरता से करनी थी। उन्होंने प्रारंभ में जांच भी की, परंतु जांच कालांतर में इन्होंने ढंग से नहीं किया, मैं कह सकता हूँ। न्यायालय भी थक चुकी थी, न्यायालय ने भी इनकी बात को माना। राज्य सरकार के आग्रह को मैं कहूँगा कि राज्य सरकार ने स्वीकार किया, माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट तौर पे कहा कि ये लीक जो है ये वाइड स्प्रेड नहीं दिखाई देती। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ 2000 से कुछ अधिक सीटों पे नियुक्तियां होनी थी, तो वाइड स्प्रेड जो लीक है वो 1-1.5 लाख लोगों के बीच में नहीं होगा। यदि 50% यानी 1000 छात्रों के बीच में ये अगर आंसर सर्कुलेट हो गए थे तो जांच इतनी गंभीर नहीं थी। इसकी जांच के सूत्र जो इन्फॉर्मेंट है वो लोग दे चुके थे। और केस डायरी में मैं एक तथ्य जो है केस डायरी में वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। आप कृपया सुनिए, मैं 2 लाइन है पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ इनकी केस डायरी का, ये पैराग्राफ नंबर 168 है। मैं संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन का विषय क्या पता किस स्तर पे इनका चलता हो नहीं चलता हो, परंतु मैं केस डायरी में से पढ़ता हूँ। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह आया कि फिर सोएनसो का साला सोएनसो, जिसने परीक्षार्थियों को सेट करने का काम किया था, के माध्यम से 28 कैंडिडेट को परीक्षा के दिन 22/9/24 को से 2 दिन पहले दिनांक 20/9/24 को पटना कौशलेश उर्फ सोएनसो के पास भेजा गया था, जहां से रघुवीर यादव के साथ सभी 28 कैंडिडेट को नेपाल के बीरगंज में ले गया और वहां सभी को होटल में ठहराया। रास्ते में निवास सोएनसो द्वारा अपने वॉइस मैसेज के द्वारा कब कहां पहुंचना है इसका निर्देश दिया जा रहा था। अब इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ, बाद में क्या लिखा है देखिए। सिर्फ 8 लाख रुपया ही कैंडिडेट से प्राप्त हो सका, जो सोएनसो के द्वारा उपलब्ध कराए गए खाता में जमा किया गया। अभी तक मुझे मात्र सोएनसो रुपया मेरी पत्नी सोएनसो औरंगाबाद का खाता में कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया, जिसे मैं रामनिवास सोएनसो के खाता में भेज दिया। चूँकि पैसा क्वेश्चन लीक करने वाले को देना था, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन का आंसर हटाया गया, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। ये इनकी डायरी से मैं कह रहा हूँ। और इसी तरह के तथ्य जो है वो इस डायरी में भरे पड़े हैं। और कालांतर में यदि डायरी को छात्रों के समक्ष या इन्फॉर्मेंट के समक्ष शेयर नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि डायरी में जो तथ्य हैं उसके विपरीत राज्य सरकार जो 2 ग्रुप में
जो उसके विपरीत कोई तथ्य प्रस्तुत किया जाए न्यायालय में, जो किया गया इस मामले में। बहरहाल न्यायालय ने यही कहा था सिर्फ कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो अब तक हुई है, यदि क्वेश्चन या आंसर या पेपर लीक के संबंध में जांच चल रही है तो इस इन्वेस्टिगेशन को 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाए और 10 छात्रों के विरुद्ध जो साक्ष्य प्राप्त हो गए थे उनकी नियुक्ति नहीं की जाए और बाकी सारी नियुक्तियां जो है वो इन्वेस्टिगेशन के फलाफल से प्रभावित होंगी, ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर्स में लिखते हुए नियुक्तियां दी जाए। मेरा सवाल आपसे यह है कि यहाँ कहाँ उलझन है। यदि ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रद्द होने के लिए ही निर्देशित किए गए हैं, आदेशित किए गए हैं और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी, तो माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत यदि इन्वेस्टिगेशन 6 माह में नहीं पूरी की गई है तो इसमें किसकी गलती है। यदि ऐसे गंभीर साक्ष्य और ऐसे साक्ष्य उपलब्ध है जो डायरी के प्रारंभिक पोर्शन में विषय के तौर पे सीआईडी के समक्ष आ चुके थे, तो इस मामले को लंबा किया क्यों गया और इस मामले की गहरी जानकारी क्यों नहीं की गई, गहरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई। और यदि सिर्फ 2000 पदों पे नियुक्तियां या 2000 से कुछ अधिक पदों पे नियुक्तियां होनी है तो वाइड स्प्रेड लीक का मतलब होगा क्या। क्यों नहीं वैसे सभी अभ्यर्थियों को जो इसका लाभ उठाए उसके बारे में जानकारी या इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की गई और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अधूरा रह गया। क्या जानबूझ करके इन्वेस्टिगेशन अधूरा है। यदि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इस विषय की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ नहीं हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आखिरकार राज्य सरकार यह पाती है अगर कि इस मामले में भी पेपर लीक उसी प्रकार से हुआ था जैसा कि जेपीएससी की वर्तमान जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें हुआ था, तो राज्य सरकार को एक कठोर निर्णय लेने में कठिनाई क्या है। राज्य सरकार तो एक वेलफेयर स्टेट है और राज्य सरकार को छात्रों का दर्द समझने में क्या परेशानी है। यदि राज्य सरकार सही समझती है तो केस डायरी में उल्लेखित बिंदुओं के आधार पर और ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कि आखिरकार जब क्वेश्चन या आंसर्स 2 दिन पहले लीक हो गए थे तो क्यों नहीं एजेंसी के मामले में जांच की गई। यदि एजेंसी की मिलीभगत नहीं थी तो 2 दिन पहले इस तरह से आंसर्स कैसे लीक हुए और ये जो कैंडिडेट है वो सीआईडी के सामने या पुलिस के सामने किस प्रकार से कह सकता है कि 135 क्वेश्चन जो मिले उस 135 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चंस या आंसर्स मैच कर गए थे। तो राज्य सरकार की कठिनाई जो है उसका निदान मेरे पास इस प्रकार से है कि जब राज्य सरकार को इन नियुक्तियों को करने की अनुमति ही इस आधार पर दी गई है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी 6 माह में और यदि इस मामले में फर्दर कुछ पाया जाता है तो नियुक्तियां रद्द की जा सकती हैं तो यदि आपके अधिकारियों ने इस मामले में कुछ नहीं ही पाने की मंशा बना रखी है तब तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, परंतु यदि राज्य सरकार की मंशा छात्रों के साथ उनके दुख को शेयर करने की है तो कठिनाई कुछ भी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि केस डायरी के ही विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पैराग्राफ्स को जो प्रारंभ में वाइज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उस आधार पे अगर सरकार निर्णय लेना चाहती है तो ये सवाल होना चाहिए कि आखिरकार इसकी इन्वेस्टिगेशन डाइवर्ट क्यों हुई। वैसे सारे लोग जो इस एग्ज़ाम से लाभान्वित हुए उनको क्यों बचाने की कवायद हो रही है, वैसे लोगों के बारे में क्यों जानकारियां इकट्ठा नहीं की गई अभी तक। यदि राज्य सरकार
इस मामले में अड़ी हुई है कि कुछ नहीं ही करना है, तो उसके पीछे भी उनके पास एक स्ट्रॉन्ग तथ्य होना चाहिए। परंतु ये कह देना कि ये मामला न्यायालय से संबंधित है, न्यायालय के आदेश से जो है आच्छादित है, इसलिए निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो ये मुझे हंसी आती है कि आखिरकार ऐसी नियुक्ति जो है, जिसको न्यायालय ने ही कहा है कि ये नियुक्ति सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन इन द केस रहेगी, तो कठिनाई कहाँ है? आप इन्वेस्टिगेशन पूरी कर देते, आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करके जो है वो उचित निर्णय ले लेते। एक तो ये है विषय। दूसरा विषय जो मेरे आत्मा से जुड़ा है, मेरे दिल से जुड़ा है, वो ये है कि जेएसएससी या जेपीएससी किस प्रकार से काम कर रही है कि नियमावलियां जो हैं उन्हीं का उल्लंघन हो रहा है, विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। एक मामला आचार्य, सहायक आचार्य की नियुक्ति से संबंधित है, चूंकि सिंगल बेंच ने उसमें आदेश पारित कर दिया है, इसलिए मैं आपके समक्ष उसे शेयर कर सकता हूं। विषय यह है कि 2014 के बाद संपूर्ण देश में और हमारे राज्य के विश्वविद्यालयों में या जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ बीएड की पढ़ाई 2 वर्ष की ही हो सकती है। अब 1 वर्षीय बीएड की पढ़ाई नहीं होती है। न्यायालय में एक मामला आया, जाहिर है मैं अधिवक्ता रहा इन छात्रों का और उनका दर्द समझ पा रहा हूँ। ये कहा गया विज्ञापन में कि न्यूनतम योग्यता जो है नियुक्ति के लिए 1 वर्षीय बीएड की डिग्री होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूनतम योग्यता 1 वर्षीय बीएड होगी। जो 2014 के बाद के छात्र जो पास आउट थे, बीएड के डिग्री होल्डर्स थे, वो 2 वर्ष की डिग्री की है, तो जाहिर है कि न्यूनतम योग्यता 1 वर्षीय बीएड की अगर मांगी गई है तो 2 वर्षीय बीएड है तो बेहतर तौर पर वो जो है वो योग्य है। एनसीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक 2 वर्ष की ही बीएड की पढ़ाई होती है 2014 के बाद। ऐसे छात्रों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया कि नहीं, आप 2 वर्ष का बीएड किए हैं, आपको नहीं रख सकते हम। छात्र पहले पढ़ाई करे, फिर कोचिंग जाए, फिर कोचिंग जाने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म में पैसा ले अपने माँ पिताजी से, उसके बाद कोर्ट में आके वकीलों को पैसा दे मेरे जैसे। मुझे अजीब सा लगता है कि छात्रों के साथ ऐसा क्यों? आखिर अपने माता पिता से वो बार बार पैसे क्यों लेंगे? उन्हें शर्म आती है, सब युवा हैं, बड़े हो गए हैं, एज बड़ा हुआ है, और यदि गहनता से पढ़ाई करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी उनके मन में शक और संशय आ चुका है कि ये पेपर लीक का एग्जामिनेशन था, तो राज्य सरकार को क्यों नहीं चाहिए कि अपनी संस्थाओं पे छात्रों का भरोसा जीतने के लिए, यदि इतने सारे साक्ष्य मिले हैं तो उचित निर्णय तत्काल ले लिया जाए। क्या होगा यदि सारी नियुक्तियां जो है सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही हैं और राज्य सरकार के पास पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो नियुक्तियां जब रद्द होंगी तो दोबारा न्यायालय वो छात्र क्यों जाएंगे? और अगर जाएंगे भी तो राज्य सरकार के पास अपना पक्ष होगा। लेकिन बात क्या है कि राज्य सरकार के, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, परंतु यदि उनकी मंशा ही है कि इस जिद पे अड़े रहना है कि नहीं नहीं पेपर लीक तो व्यापक हुई नहीं, ये 10 लोग ही थे अंतिम, बस इसके बाद कुछ नहीं है, तो आप के माध्यम से मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जितने सारे साक्ष्य इन छात्रों ने दिए थे उनके सभी बिंदुओं पे जांच क्यों नहीं की गई? यदि नेपाल के मामले में जांच आपने की तो आपने क्यों नहीं जांच की कि ये जो छात्र थे जिनकी संख्या बड़ी थी वो किस होटल में ठहरे थे, कब से कब तक ठहरे थे, और कोई गवाह वहां से मिल रहा है कि नहीं जो ये बता सके कि ये साक्ष्य वास्तव में है कि आंसर्स लीक करके छात्रों को वहाँ पढ़ाया गया। सेम टाइप इन्वेस्टिगेशन
नियामतपुर में होना चाहिए था, अन्य जगहों पे होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इंटर स्टेट सिंडिकेट काम कर रहा था, तो क्यों ऐसी जांच नहीं की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि आंसर्स इस प्रकार से लीक थे, जो आम आदमी भी समझ सकता है कि आखिरकार जब क्वेश्चन नहीं लीक हुआ है और चारों के चारों ऑप्शंस नहीं लिखे गए हैं, तो एक ऑप्शन कैसे लीक हो सकता है? और ये सुविधा कैसे किसी कैंडिडेट को दे दी गई कि वो पूरे प्रश्न पत्र में से सिर्फ ऑप्शन को ढूंढ ले, और उसे 120 ऑप्शंस रटने थे और सीधा वो ऑप्शन देख करके वो टिक लगाता चला जाए। क्या इसको पेपर लीक की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? क्या इसी के लिए 2023 में सरकार ने एक्ट प्रोमलगेट की थी? इन छात्रों ने जो विषयों को उजागर किया, उन्हीं को प्रताड़ना फेस करनी पड़ी, और ये कहा गया कि ये कोचिंग वाले हैं, ये फलाना वाले हैं, ये चिल्लाना वाले हैं। मैं कौन सा कोचिंग वाला हूँ? आपके गलत काम करने से मेरे पास मामले आते हैं, तो क्या मैं इस बात से खुश रहूं कि आप गलतियां करें और मैं केसेस करता रहूं? मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, एक बड़ी लिस्ट है। लेडी सुपरवाइजर्स के मामले में बच्चे सक्सीड किए, सिंगल बेंच में सक्सीड किए, जीत गए, डिवीजन बेंच में जीत गए। विषय बड़ा छोटा सा है। आपने कहा विज्ञापन में और रूल्स में कि आपको स्नातक चाहिए, आपको स्नातक की डिग्री संबंधित विषय में चाहिए। ये छात्राएं जो है लेडी सुपरवाइजर के पोस्ट पे एप्लीकेंट्स थी, इन्होंने अप्लाई किया, सक्सीड कर गए, इनके मार्क्स बड़े आए, इनको इसलिए बाहर कर दिया गया और एक रीजन दिया गया कि नहीं, आपने इस विषय में 3 वर्ष तक की पढ़ाई क्यों नहीं की? भाई साहब, यदि ये शर्त आपके रूल में या एडवर्टीजमेंट में होती तो मानने वाली बात है, लेकिन आपने संबंधित विषय में स्नातक कहा है, संबंधित विषय के साथ स्नातक की डिग्री आपने क्वालिफिकेशन में रखी है, तो यदि मान लीजिए कि मैं उस विषय के साथ स्नातक हूँ, तो आप अतिरिक्त चीज़ें क्यों मांग सकते हैं? आपकी यूनिवर्सिटी में यदि किसी विषय का ऑनर्स कोई करेगा, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में उसको 2 वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 3 वर्ष की पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या ऐसी पढ़ाई कराते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका छात्र आप ही की परीक्षा में सफल ना हो सके? और यदि आपके रूल या एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं है, तो आपने ऐसा किया क्यों? संस्कृत के शिक्षकों का ऐसा ही मामला है। एक मामला ऐसा है कि विज्ञापन में ये लिखा गया, इस सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, विज्ञापन में लिखा गया कि पारा शिक्षकों के लिए 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व होंगी, गैर पारा शिक्षकों के लिए रेस्ट 50% आरक्षित रहेगा। अब आप मुझे बताइए, एक साधारण सा व्यक्ति जिसको ज़्यादा लीगल नॉलेज ना हो, वो यही कहेगा ना कि अगर किसी अमुक कैटेगरी के लिए 50% सीटें रिजर्व है, तो उनका आकलन उन्हीं 50% लोगों के बीच में होगा। पारा टीचर्स का आकलन पारा टीचर्स के बीच में ही होगा। इन्होंने किया क्या? पारा टीचर्स और गैर पारा टीचर्स दोनों को मिला करके स्केलिंग कर दी, जबकि रूल ऐसा नहीं कहता है। जेएसएससी के रूल में है, और जो रिक्विजिशन दिया गया सरकार के द्वारा, उसमें कहा गया कि जो परीक्षा होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो विभागीय रूल के आधार पे होगा, जेएसएससी के रूल लागू नहीं होंगे। फिर भी आपने स्केलिंग की, आपने नॉर्मलाइजेशन किया, अच्छी बात है, आपने किया। आप मुझे बताइए कि यदि पैरा शिक्षकों की नॉर्मलाइजेशन आपने गैर पैरा शिक्षकों के साथ कर दी और मेरिट लिस्ट बनाया, तो पैरा शिक्षकों के एक लंबी संख्या में सीट वेकेंट रह गए, और गैर पारा शिक्षकों की श्रेणी में भी उन्हें ले जाकर के नियुक्तियां दी गई, जो बहुत नगण्य है। कई हजार में सीटें हैं जो वेकेंट रह गई, और कुछ 100 में 500 से 600 लोगों की नियुक्तियां दी गई। तो आप क्या इन अभ्यर्थियों को परेशान जानबूझ करके करते हैं, या आपके अधिकारी? राज्य सरकार यदि गंभीर है तो इन विषयों की गहन जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैं व्यथित होकर के इन छात्रों के लिए आप लोगों के समक्ष हूँ। मैं जानता हूँ गोल जहां
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in